हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में फिर से हम लोग साइंस के मोस्ट 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पिछले वीडियो में हमने जो कंटेंट दिया था उसका जो रिस्पॉन्स आपने दिया उसके लिए थैंक यू। और फिर से हम लोग आज नए कंटेंट लेके आए हैं। चलिए देखते हैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस आपके अधिकतर हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अधिकतर आते ही हैं। इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का, अगर किसी भी क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में, अगर किसी भी कंटेंट में अगर आपको डाउट हो या फिर कोई बात पूछना हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और आपका जवाब हम पूरा डिटेल से देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका से उस विकल्प को चुनिए जिसमें निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में उत्पादों की अवस्थाओं के प्रतीकों x और y के उचित अवस्था प्रतीक दिए गए हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमारा है यहाँ Zn, तो जिंक हमारा सॉलिड होता है, इसके लिए H दिया गया है। H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो लिक्विड है, इसके लिए L हमें यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए फिर यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट की जगह पे यहाँ X है और फिर हाइड्रोजन H2 की जगह हमारा Y है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन H2 हमारा गैस है, तो गैस के लिए हमें जो है कि हमारा सिंबल Y हमारा जो कि यहाँ पे जो रहने वाला है G रहने वाला है। यहाँ से हमारा Y सिंबल Y तो हमारा G हो जाएगा गैस के लिए। और फिर हमारा ये जो जिंक सल्फेट जो बना हुआ है ये हमारा एक सॉल्ट है जो कि ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के लिए यानी लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो देते हैं प्रतीक चिन्ह वो होता है हमारा AQ। तो हमारा ऑप्शन यानी कि हमारा x के बराबर हो जाएगा AQ और y बराबर G। तो x इक्वल्स AQ हमारा यहाँ पे है और y का वैल्यू हमारा यहाँ पे G है। इस तरह से हमारा एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B हमारा जो कि यहाँ सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद रंध्र के दिए गए आरेख में अवस्था 1, 2, 3 और 4 क्रमशः हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कि एक लीव का जो है कि क्रॉस सेक्शन दिया गया है काट के, उसके स्टेमेटा को दिखाया गया है इसमें। तो आपको बताना है इसमें कि ये चारों जो, तो हमारे यहाँ पे बंद रंध्र के लिए आरेख में देखें, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे ये 1 नंबर का जो है यहाँ पे हमें जो दिया गया है, जो दिखाया गया है डायग्राम में, ये 1 नंबर में 1 नंबर में जो दिया गया है ये हमारा स्टोमेटा का ये जो बड़ा होल है ये हमारा सेंटर हो जाएगा, केंद्रक यानी कि हमारा हो जाएगा। तो केंद्रक हमारे 2 ऑप्शन में है। तो 1 नंबर का हमारा जो है कि यहाँ पे केंद्रक इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्ट ऐसे एलिमिनेट हो रहा है। अब आगे देखते हैं सेकेंड में हमारा क्या आता है। दूसरे में ये जो हमारा होता है, ये जो ब्लैक डॉट जो है ये हमारा है क्लोरोफिल, जो कि जिसे हिंदी में हरित लवक यहाँ दिया गया है। तो हरित लवक हमारा होता है। उसके बाद 3 नंबर में हम देखें ये जो बीच का पोर्शन है, बीच का पोर्शन इसको एम्प्टी स्पेस कहते हैं ना, ये रिक्त का होता है एक लीव के स्टोमेटा के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर लगभग ये हमारा मैच हो रहा है। उसके बाद 4 नंबर का जो हमारा यहाँ पे है दिया गया, ये हमारा हो जाएगा द्वार कोशिका, ये हमारा द्वार कोशिका जो कि 4 नंबर में, मतलब हमारा यहाँ पे 1 नंबर में जो कि केंद्रक होगा, 2 नंबर में हमारा हरित लवक है, 3rd में हमारा एम्प्टी स्पेस यानी रिक्तिका, और उसके बाद 4 नंबर में हमारे यहाँ द्वार कोशिका है। इस तरह से जो डायग्राम में पूरा दिखाया गया है 1, 2, 3, 4 के द्वारा, वो हमारा केंद्रक, हरित लवक, रिक्तिका और द्वार कोशिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में हमारा सही रहने वाला है आंसर यहाँ का। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन ये उसी का अंग्रेजी है, यहाँ से आ गया। नीचे दी गई रासायनिक समीकरणों 1 और 2 पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 ये दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो ये हमारा NaCl प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चलिए अब देखते हैं इससे क्या कह रहा है। इसमें इन समीकरणों से संबंधित सही कथन है, इन समीकरणों में क्या सही कथन है।
कह रहा है एक विस्थापन अभिक्रिया और दो वियोजन अभिक्रिया है। चूंकि दो तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग पहले से जानते हैं। उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया में क्या होता है, लवण अम्ल और भस्म रिएक्शन करके नमक और जल बनाते हैं, तो ये हमारा उदासीनीकरण है दूसरा। तो दूसरा हमारा उदासीनीकरण होना चाहिए, इसी को पकड़ के चलते हैं ऑप्शन में। दूसरा वियोजन ये गलत हो जाएगा, द्विविस्थापन ये भी गलत हो जाएगा, नहीं ये सही है। इसमें चूंकि इसमें डाई डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक और दो दोनों द्विविस्थापन है, एक और दो दोनों द्विविस्थापन है, यहाँ पे विस्थापन है ओनली। तो ये दो हमारा जो कि तो ये तो हमारा जो कि द्विविस्थापन है, तो इसका मतलब हमारा जो कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ए भी गलत है। और बी और टी में देखें, एक और दो दोनों द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो क्या दोनों में डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं, इस वाले रिएक्शन में हमारा सिर्फ जो कि एक ही जगह HCl से सिर्फ हमारा क्लोरीन जो है कि डिस्प्लेस होता है, तो यहाँ पे एक विस्थापन हो रहा है ना, यहाँ पे एक विस्थापन हो रहा है। अतः एक विस्थापन अभिक्रिया है और दो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ का सी सही रहने वाला है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ का सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 विलयनों ए बी सी और डी के पीएच इस प्रकार है। तो पीएच वैल्यू यहाँ पे दिया गया है फॉर सॉल्यूशन का, ए का है 2, बी का है 7, सी का 8, डी का 12 है। कौन सा विलयन जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा? इसमें से कौन जो है कि जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा? अब जैसे ये हमें तो यहाँ पे दिया गया है, हम लोग जानते हैं पीएच स्केल पे एक होता है 0, एक होता है 7, एक होता है 14। तो 7 से 0 वाले जो वैल्यू होते हैं वो हमारे एसिड होते हैं, जानते हैं। उसके बाद 7 से 14 तक का जो होता है वो हमारा बेस होता है, तुम जानते हैं। इसमें उसके बाद यहाँ पे अब जो पूछ रहा है कि जिंक के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस कौन कौन देता है, तो ए ये जिसका जो 2 पीएच वाला है, ये तो हमारा हैवी एसिड है, पावर एसिड है हमारा ये। तो ये तो हमारा जिंक के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तब जाके ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देने वाला है। उसके बाद फिर ये न्यूट्रल, ये वाटर तो रिएक्शन करके कुछ नहीं देने वाला। फिर ये हमारा जो सी है यहाँ पे, जिसका पीएच वैल्यू 8 है, तो ये मतलब कहें तो ये जो है कि पूरा वीकेस्ट, ये आपका वीकेस्ट बेस हो गया। तो ये भी जो है कि जिंक के साथ, मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें हाइड्रोजन नहीं देने वाला। मगर हमारा 12 जो जिसका पीएच है, ये फिर हमारा पावर बेस हो जाएगा। तो पावर बेस भी अगर जिंक के साथ अगर रिएक्शन अगर करेंगे तो ये भी जो है कि हमको हाइड्रोजन गैस देने वाला है। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिसमें ए और डी में हो जाए, ए और डी हमारा सी में दिया गया है, यानी कि ए और डी यानी पीएच वैल्यू 2 और 12 वाले जब भी जिंक से रिएक्शन करेंगे, ये हैवी बेस और हैवी एसिड है, रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस देंगे। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ए और डी है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना ऐसे क्रियाकलाप हैं जो मस्तिष्क के किसी भाग के कारण संभव है। नीचे दी गई तालिका से इस भाग की स्थिति और उसका नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं, हम जब साइकिल चलाते हैं या फिर हम अपने बैलेंस को कैसे किसी चीज़ पे फोकस रख सकते हैं, कैसे अपना बैलेंस बनाए रख सकते हैं। तो इस चीज़ को करने में हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा हमें सहायता करता है? देखिए, तो इस चीज़ को मतलब बैलेंस करने के लिए, इम्बैलेंस करने के लिए हमारे ब्रेन का जो मिड ब्रेन होता है, ये वाला पार्ट, ये जो है कि हमें अधिक बैलेंस इम्प्रूव करता है बैलेंस के रिस्पेक्ट से। तो हमारा बैलेंस मध्य मस्तिष्क कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो है हाइपोथैलेमस, इसका जो पार्ट है, मिड ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, मेनली ये उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है जो कि हमें बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश है उसी क्वेश्चन का। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है, सामान्य धातु के ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। सामान्य धातु के ऑक्साइड, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी मेटल है, मान लेते हैं एक्स कोई मेटल है, ये अगर ऑक्साइड है, अगर ये धातु का अगर ऑक्साइड है, अगर ये ऑक्साइड है तो ये हमारा किस नेचर का होता है? धातु के ऑक्साइड मेनली बेस नेचर के होते हैं, है ना।
तो ये अम्ल से मतलब एसिड से तो ये रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बेस प्लस एसिड ये दोनों आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जिसमें कि सॉल्ट और हमारा वाटर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्षारकों से भी विक्रिया करते हैं। इस प्रकार के धात्विक ऑक्साइड हैं। तो अब देखिए, जो धात्विक ऑक्साइड जो कि आपका एसिड से भी रिएक्शन करता है और फिर आपका बेस से भी रिएक्शन करता है, तो इस तरह के ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड, तो द्विधर्मी ऑक्साइड में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड जो कि मेनली इसमें आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन 2 और 3 यानी बी जो है कि आपका यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। द्विधर्मी ऑक्साइड के बारे में आपको ये पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर टॉर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब लगा होता है। तो टॉर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइटों में कैसा बल्ब लगा होता है? तो ऐसे बल्ब लगे होते हैं जो जैसे परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच, उसके बाद परावर्तक के फोकस के बहुत निकट, परावर्तक के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। नहीं, जैसे टॉर्च लाइटों और वाहनों के हेडलाइटों में जो बल्ब लगा होता है वह परावर्तक के फोकस के बहुत निकट होता है। जो रिफ्लेक्टिव आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके फोकस के बहुत निकट होता है, ताकि लाइट जो है कि ज़्यादा मात्रा में हमारा विचलित ना हो पाए और हमारा लाइट का जो बीम है, जो किरण है, वो अधिकतर दूरी तक वह सीधी रेखा में गमन कर सके। इसीलिए परावर्तक के फोकस के निकट हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इस तरह से चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर सार्वत्रिक सूचक पत्र पर अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की बूंदें डाली गई। कह रहा है सार्वत्रिक सूचक पत्र पर अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की कुछ बूंदें डाली गई। पत्र गुलाबी हो गया। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो हमें यहाँ पे देखना है प्रकृति। अमोनियम क्लोराइड लवण है। पीएच का परिचय कह रहा है अम्लीय, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का 7 से कम, क्षारकीय, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का 7 से अधिक, अम्लीय, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का 7 से कम। हाँ, यहाँ पे देखिए क्षारीय, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का। देखिए जो सार्वत्रिक सूचक होता है हमारा, सार्वत्रिक जो सूचक होता है, तो यहाँ कह रहा है पत्र गुलाबी हो गई। पत्र पे जो हम लोग डाले लिक्विड व अमोनियम क्लोराइड वह गुलाबी हो गया। नीचे दी तालिका से अब हमें स्टडी करना था यहाँ पे। तो ये अम्लीय प्रकृति का हमारा जो है कि यहाँ पे होगा, मतलब एसिड होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो चूंकि पीएच स्केल में हम लोग जानते हैं यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 14 जो रहता है, तो 0 to जितना हम लोग 7 के करीब जाएंगे हमारा एसिड का पावर जो है कि मतलब उतना लॉस होते जाता है और हमारा बेस का जो नेचर जो कि वह फिर वहाँ से स्टार्ट होने लगता है। तो अम्लीय, प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल हमारा इधर हो जाएगा। उसके बाद दुर्बल क्षारक जो कि 7 के निकट ही होगा। मतलब यहाँ पे 7 से जो कम कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ही करेक्ट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये उसी का इंग्लिश में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से 9th, यहाँ से, हाँ 9th क्वेश्चन का है ब्रॉन्ज कांसा मिश्र धातु है। जो आपका कांसा बना होता है, कांसा जो आपका बना होता है किस किस दो मतलब जो है कि अवयवों का बना होता है, किन अवयवों का बना होता है? कॉपर और जिंक का, तो कांसा हमारा इसमें ये नहीं होता है हमारा। एल्यूमिनियम और टिन का, एल्यूमिनियम भी नहीं होता है उसमें हमारा। कॉपर, टिन और जिंक का, तो कॉपर, टिन और जिंक नहीं, जिंक आ जाएगा तो फिर हमारा कांसा नहीं बनेगा। हमारा कॉपर और टिन जो है कि हमारा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कॉपर और टिन को मिला के हम लोग ब्रॉन्ज यानी कांसा मिश्र धातु बनाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 9 का हमारा डी रहने वाला है सही आंसर। चलिए तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में दी गई मदों के सही मिलान वाले विकल्प को छांटिए। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसे हमें करना है।
इसमें कह रहा है भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण अगर हम देखें तो भौतिक पर्यावरण हमारा आ जाएगा इसमें ओजोन स्तर 6। ओजोन स्तर 6 तो नहीं होगा, ओजोन स्तर 6 हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो हमारा सी का 1 आ रहा है। पराबैंगनी किरणों का उद्भाषण, तो ये हमारा चर्म कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से जो बचाता है, चर्म कैंसर का कारण पराबैंगनी किरण। उसके बाद अपमार्जक, भौतिक पर्यावरण हमारा अजैव घटक हो जाएगा। उसके बाद हमारा अपमार्जक हमारा जीवाणु और कवक हो जाएगा। तो इस तरह से देखें हमारा ए का 3 तो तीनों में है। अच्छा बी का हमारा जो है कि इसमें आ रहा है 4, बी का 4 इस दोनों में आ रहा है। अच्छा हमारा सी का जो है कि हमारा सी का 2 आ रहा है। तो इसमें सी का हमारा एक आ रहा है, सी का 1 आना चाहिए ना, ओजोन स्तर 6। हाँ तो सी का 1 हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है कि यहाँ का हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। डबल रोटी के गीले टुकड़े पर विकसित राइजोपॉस में विकसित धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। तो डबल रोटी के गीले टुकड़े पर जो मतलब राइजोपोस जो बनता है वो धागे मतलब धागेनुमा संरचनाएं जो होती है वो क्या होता है, बीजाणुधानी तंतु, मूलभास, वो हमारा कवक जाल होता है। जानते हैं पावरोटी पे हमारा जो कि कवक लगता है, तो ये हमारा कवक जाल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर का देखें, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वो हमारा सिलियरी पेशियां मतलब पक्षमाभी पेशियां करती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, ये हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग था। कह रहा है किसी सीधी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो सीधी लंबी परिनालिका जो हमारा इस तरह का कोई सॉलिड ठोस होता है, सॉलिड रोड होता है, उसके ऊपर जब हम वायर को टर्न मारते हैं इस तरह से जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है इसी को हम सोलेनोइड या परिनालिका बोलते हैं। तो इस वायर में जब करंट फ्लो होगा तो कहता है के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो इस परिनालिका के मतलब सेंट्रल पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का जो मान होगा हमारा वो कितना होने वाला है। तो वो देखते हैं 0 होता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। तो ये सब कुछ नहीं था, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है परिनालिका के क्या है ना, सीधी धारावाही परिनालिका के के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, नीचे दर्शाए गए प्रिज्म के कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के आरेख में वर्ण P और Q क्रमशः है। तो वर्ण P और वर्ण Q जो है कि हमारा यहाँ पे अब देखिए हमारा इसमें ये दोनों तरंग जो रेस आ रही हैं, तो ये P जो है कि अधिक क्या हो गया, ये डेविएट हो गया, इसमें अधिक विचलन आया है और इसमें कम विचलन आया है। तो हम लोग जानते हैं तो ये जो P जिसमें अधिक विचलन आता है, जो अधिक विचलित हो जाता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, ये हमारा जो कि बैगनी होता है, और जिसका विचलन कम होता है और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो हमारा लाल होता है। तो वर्ण विक्षेपण से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ हमारा P का वैल्यू बैगनी और Q का वैल्यू रेड यानी लाल हो जाएगा, यानी बैगनी और लाल। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विचलित होने वाला हमारा जो कलर वो बैगनी होता है, सबसे कम विचलित होने वाला कलर हमारा रेड यानी लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आगे है, मटर के पौधों के साथ किए गए किसी प्रयोग में किसी शुद्ध लंबे पौधे टीटी का किसी शुद्ध बौने पौधे टीटी के साथ संकरण कराया गया। F2 संतति के पौधों में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात क्या है। तो हम लोग जानते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो मटर पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें से जो रिजल्ट आए थे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो के, वो हमसे यहाँ पे भी पूछा गया है। F2 संतति मतलब सेकेंड जनरेशन का हमें रेशियो मांगा गया है।
तो इसमें हमारा जो रेशियो होगा, देखिए चूंकि इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम क्रोमोजोम की जगह आ रहे हैं, तो इस तरह से इक्वल क्रोमोजोम्स का जो है कि हमारे पास जो कि यहाँ पे प्रोपोर्शन हो रहा है, तो हमारा यहाँ रेशियो भी इक्वल यानी कि 1:1 में आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है कि हमारा 15 का करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, हमारा 16 से जो दिया गया है, नीचे दिए गए 3 पुष्पों एक्स, वाई और जेड पर विचार कीजिए। चलिए 3 फिगर है एक्स, वाई, जेड, इनमें से कौन सा पुष्प फल में विकसित होगा? तो इनमें से कौन कौन सा है जो कि पूरा पूरी फल बन जाएगा? तो हम यहाँ पे देखें तो जो फल बन जाएगा हमारा, तो ये वाला पुष्प देख रहे हैं हम लोग, हमारा यहाँ पे जो कि इसमें यहाँ पे बीजांड जो कि यहाँ पे मौजूद है, इस वाले में भी जो कि यहाँ पे भी मौजूद है, मगर इस वाले पौधे में जो है कि इस तरह का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं है। तो हम जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके यहाँ पे जो कि कोई भी फ्रूट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बाहर आने वाला है, लेकिन इसमें इन दोनों में हमें साफ साफ दिख रहा है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी एक्स और वाई जो कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी, जो कि इन दोनों में जो है कि फल बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है कथन और कारण वाला। तो कथन और कारण के द्वारा जो है कि हमें जो है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अभी कथन सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ, शाकाहारियों को प्रदान की गई ऊर्जा स्वपोषियों के पास वापस नहीं आती है। तो ऑब्जर्व करना है, शाकाहारियों को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, ऊर्जा स्वपोषियों के पास वापस नहीं आती। ये तो हम लोग सही में देख रहे हैं, अगर कोई जानवर अगर किसी पौधे को अगर खा के ऊर्जा प्राप्त करता है तो वही ऊर्जा जानवर के शरीर से दोबारा पौधे के शरीर में किस तरह से जाएगा, ये तो इसका मतलब ये हमारा सही है, बात नहीं जा सकता है। अच्छा, किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। हाँ, ये बात भी सही है। किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो भी प्रभाव जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, वो मतलब दोनों डायरेक्शन में वो नहीं होता है। अर्थात हमारा कथन जो है कि एक भी सही है और कथन हमारा 2 भी सही है। तो इसका ऑप्शन देखें, देखिए यहाँ पे जो कहा गया है वापस नहीं आती और यहाँ कहा है एक ही दिशा में जा रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का सपोर्ट भी कर रहा है। अर्थात हम देखें तो हमारा ए और आर दोनों सही है और आर जो कि हमारा ए का एक्सप्लेन भी करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट रहने वाला है, 17 का ए। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं 18 का। कह रहा है एथेनॉल का गलनांक और क्वथनांक सोडियम के गलनांक और क्वथनांक की अपेक्षा निम्न होता है। तो हमारा ये बात तो सही है, एथेनॉल का गलनांक और क्वथनांक सोडियम के गलनांक और क्वथनांक की अपेक्षा निम्न होता है, ये बात तो सही है। अच्छा, आयनी यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल होते हैं, ये बात भी सही है। आयनिक जब बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड जब हमारा जो बन जाता है, उससे जो मतलब उसका बॉन्ड का जो फोर्स होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ही प्रबल, मतलब जो कि वो हेवी स्ट्रेंथ होता है। हमारा जो है कि यहाँ पे ये दोनों कथन सही है, और देखिए ये वाला कथन इसका सपोर्ट भी कर रहा है। कैसे? चूँकि कोई भी अगर हमारा सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉल्ट या फिर कोई भी मतलब जो कि विलयन जो बनता है, तो उसका मजबूती जो है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड होता है। अब जैसे देखिए एथेनॉल का गलनांक और क्वथनांक, फिर सोडियम का गलनांक और क्वथनांक, तो ये सभी गलनांक और क्वथनांक क्या है, ये सभी बॉन्ड स्ट्रक्चर पर भी टिका हुआ बात है ना। तो हमारा आर कारण जो है कि कारण ए का सपोर्ट भी करता है। अर्थात हमारा फिर से ऑप्शन नंबर यहाँ पर वही रहने वाला है कि ए और आर दोनों सही तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन देखें। अब
कह रहा है मानव में 19 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में अवस्थित होते हैं। ये बात तो सही है, मानव नर में वृषण जो होता है हमारा उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में जो है कि हमारा होता है उपस्थित हमारा टेस्टिस। अच्छा, वृषण कोश शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए शरीर के सामान्य ताप से कम ताप प्रदान करता है। ये दोनों बात हमारा यहाँ पे जो है कि सही रहने वाला है, दोनों बात जो है कि हमारा यहाँ पे सही रहने वाला है। और हमारा ये जो एक्सर्शन रीजन आर है, ये हमारे एक्सर्शन ए से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। अर्थात हमारा इसका भी आंसर हमारा ये ही रहने वाला है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा इसका आंसर यहाँ पे ए रहने वाला है 19 का भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का बचा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, और ये रहा। यह सुझाव दिया जाता है कि किसी अम्ल को तनुकृत करते समय विलयन को लगातार विलोडित करते हुए जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में नहीं डालना चाहिए। अब देखिए यहाँ बात थोड़ा समझने का है। जब हम लोग सबसे पहले देखिए, जब हम लोग तनु करते हैं, जब किसी अम्ल को, तो क्या करते हैं, अम्ल की यानी एसिड का जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं, ना कि हम लोग वाटर को ही एसिड में मिक्स करें, हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं। देखिए करते हुए जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, तो ये हमारा गलत सेंटेंस है। हमको अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया गया, इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन ए ये गलत है, ये बात हमारा गलत है। अच्छा, अम्ल को जल में विलीन करने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है ना, तो ये हमारा सही है। अम्ल को जल में विलीन करने की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा होती है ना, यही ऊष्मा के कारण तो हमें कभी भी एसिड में वाटर को नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें वाटर में एसिड को डालना चाहिए। अर्थात हमारा यहाँ पे कथन ए गलत है और कथन हमारा आर यहाँ पे सही है, तो ए गलत बी सही। किस ऑप्शन में ऐसा मैच हो रहा है, हाँ, एक्सप्रेशन ए इज फॉल्स एंड बट रीजन आर इज ट्रू, ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर डी। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा समाप्त हो चुका है और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे फिर नए वीडियो के साथ, फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।